औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं सालिम मोहम्मद आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हम जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लेक्चरर एजुकेशन पेपर, जो मॉर्निंग 8 जून 2026 को आज हुआ है। और आज शाम को हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्या आए थे और पेपर जो है वो कौन से एरिया से आए थे, और हमने बाकायदा तौर पे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का पेपर लेक्चरर एजुकेशन को, कि कैसे हमने इसको अटेम्प्ट करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद के नाम से है, जिसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस लेक्चरर एजुकेशन के पेपर में जितना भी कंटेंट जो आया है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, चाहे उसमें हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज़ आए हैं, वो तमाम के अलग प्ले लिस्ट अवेलेबल है, और आप एक्सेस कर सकते हैं, फ्री एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज़ अवेलेबल है। अच्छा जी, तो आज हमारे पास जो पेपर आया है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन का हमारे पास ये था। तो चलें इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। और ये हमारे ऑब्जेक्टिव पोर्शन था, और इसमें हमने जो है तमाम सवालात हल करने थे, और हर सवाल का याद रखें हमारे पास सिर्फ 2 नंबर है। तो लिहाजा इसमें हमने ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी होती हैं, हमने सिर्फ जो पूछा गया होता है वो करना होता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म ब्रीफली करिकुलम। डिफाइन द टर्म करिकुलम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स फिलोसफिकल फाउंडेशन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने करिकुलम की जो है उसको डिफाइन करना है, और उसके साथ हमने एक्सप्लेन करना है बड़ा ही शॉर्ट के फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या होते हैं। तो हम सिंपल लिख देंगे कि करिकुलम हमारे पास वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक जो है इंस्टीट्यूशन में होती हैं। ठीक है, तो वो तमाम प्लान एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे पास होती हैं, और फिलोसफिकल फाउंडेशन वो हमारे पास हैं जो हमें बाकायदा तौर पे जो एम्स है, कंटेंट है और टीचिंग मेथड्स हैं, वो हमें जो है ये फाउंडेशंस जो है फराहम करते हैं। ये हमारे पास टर्म करिकुलम और फिलोसफिकल फाउंडेशन, ये आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद हम आते हैं बी पे। हमारे पास पूछा गया है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हमारे पास कौन से हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हमारे पास कौन से हो सकते हैं? हमारे पास वो होते हैं कि जो बेसिकली तौर पे जिसमें सोसाइटी, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़ और एजुकेशनल नीड जो है वो हमारे पास जो है इफ़ेक्ट करती है, हमारे जो है वो करिकुलम को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे जो है स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सिंपल आपने ये लिख देना है कि हमारे पास वो चीज़ें, हमारे पास वो फैक्टर जो सोसाइटी, कल्चर, वैल्यूज़ और नॉर्म्स होते हैं, जो सोशल नीड्स होती हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी एजुकेशन को भी और हमारे निसाब को भी। ठीक है, अच्छा जी। फिर हमारे पास सी ही पूछा गया है कि हमारे पास फॉर्मेटिव और समेटिव एवोल्यूशन जो है वो क्या है। तो आप सिंपल एक लाइन में बता सकते हैं कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन हमारे पास वो एवोल्यूशन है जो कंटिन्यूस जो है वो जारी रहती है और ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होती है, और जो समेटिव होती है वो हमारे पास बिल्कुल फाइनल जो है वो एवोल्यूशन होती है, और बिल्कुल ग्रेडिंग के एंड में या सेमेस्टर के एंड में होती है, और उसके बाद कोई डिसीजन मेकिंग जो है होती है। ठीक है, अच्छा जी। फिर आपसे सवाल पूछा गया है व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। तो हमारे पास कोई भी ऐसी लर्निंग स्ट्रेटेजी जिसमें हमारे पास बच्चे मिलजुल के काम कर रहे हो और छोटे छोटे ग्रुप में काम कर रहे हो, 5-6 के ग्रुप्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। वो तमाम बच्चे जो हैं वो एक साथ जो है किसी ग्रुप एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, और ग्रुप जो है लर्निंग गोल अचीव करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। फॉर्मेटिव सिमुलेशन हो गया हमारे पास। अच्छा जी, हम ये पीछे जा रहे हैं, एक मिनट। फॉर्मेटिव सिमुलेशन हो गया हमारे पास, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया। अब आते हैं हमारे पास जो सवाल पूछा गया है कि गाइडेंस क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन पूछा गया है। तो सिंपल हमारे पास गाइडेंस क्या है कि हम डायरेक्शन शो करते हैं बच्चे को जो है, बच्चे को हम हेल्प करते हैं। सही है, बच्चे को हम गाइड करते हैं, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हों उसके, चाहे उसके कैरियर के प्रॉब्लम्स हों, चाहे उसके एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो सिंपल अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट। ठीक है, हमारे पास जो है वो गाइडेंस कहलाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये एक सवाल पूछा गया है। याद रखें कि 2019 का जो पेपर आया था उसमें जो है वो किंडरगार्टन का पूछा गया था कि उसका फाउंडर क्या है, कौन है। तो इस दफ़ा जो है 2026 के मॉर्निंग पेपर में आया है कि हमारे पास पर्सनैलिटी थ्योरी जो है वो किसने डेवलप की थी। और अब मैं देख रहा हूँ कि इवनिंग पेपर में जो है हमारे पास जो है एक और पूछा गया है इसी हवाले से कि फलानी थ्योरी का जो है वो फाउंडर कौन था।
ठीक है। अच्छा जी, तो देखें हम पर्सनल उस इवनिंग के पेपर को भी हम आज जो है शाम को डिस्कस करेंगे, और उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं मॉर्निंग वाले पेपर को। अच्छा जी, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हु डेवलप द पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी जो है वो किसने जो है वो डेवलप की थी। तो हम लिख देंगे कि भाई गॉर्डन विलर्ड एलपोर्ट आलपोर्ट। ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि सर हमने सिर्फ आलपोर्ट लिखा है। बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो गॉर्डन आलपोर्ट भी आप लिख सकते हैं, विलर्ड आलपोर्ट भी फुल नाम हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने आलपोर्ट भी लिखा है तो वो आपको एग्जामिनर नंबर देगा। अच्छा जी, ये किस चीज़ के बारे में है? तो एक लाइन में आप लिख दें कि सिर्फ इट सेज पर्सनैलिटी इट्स मेड ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स नेट इफेक्ट बिहेवियर। ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास मास्टरी लर्निंग क्या होती है। याद रखें कि हमने इसको पढ़ा था कि हमारे पास मास्टरी लर्निंग जो है वो ब्लूम्स ने हमें दी थी कि ये वो लर्निंग है कि जिसमें जो हमने जो लर्निंग होती है वो हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की होती है, और इसमें हम जो पासिंग मार्क्स रखते हैं वो 50 नहीं रखते, वो हम कोर्स के हिसाब से देखते हैं। कभी 70 मार्क्स रख देते हैं, कभी 80% मार्क्स रख देते हैं पासिंग मार्क्स, कभी 90% मार्क्स रख देते हैं। तो मकसद सिर्फ पास होना नहीं होता है, बल्कि जो है हाई लेवल अचीवमेंट को जो है वो फोकस करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बड़ी आसान से पूछा गया है कि टू टाइप्स ऑफ काउंसलिंग इन एजुकेशन बताएं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल काउंसलिंग है और एक हमारे पास ग्रुप काउंसलिंग है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिव हो गया, समेटिव हो गया, दोबारा चलते हैं। अच्छा जी, मास्टरी लर्निंग हो गया, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग हो गया। अब आते हैं हमारे पास एजुकेशनल प्लानिंग का। एक सवाल पूछा गया है कि एजुकेशनल प्लानिंग है क्या। तो हमारे पास एजुकेशनल प्लानिंग हमारे पास एक जो है ऐसी प्लानिंग कि जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है हम अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए हम कुछ मनसूबाबंदी करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो ये हमारे पास एजुकेशनल प्लानिंग हो जाती है। ठीक है। सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ सेटिंग एजुकेशनल गोल्स एंड डिटरमाइनिंग रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव दैम। ठीक है। ये स्टूडेंट। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास जो कुछ कुछ ज़्यादा पोर्शन जो इस पेपर में पूछा गया है वो मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी से ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। तो नाम से ही है कि हमारे पास इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन होती है कि मखसूस बच्चों के जो क्लास में मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, हर एक की अलग नीड्स होती हैं, और उस नीड को समझना और फिर उसको जो है पढ़ाना इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन होती है। क्योंकि हर बच्चे की स्पीड और लर्निंग के हवाले से जो है उसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं, तो ये चीज़ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन कहलाती है। ये तो हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन जिसको हमने कवर किया। अब हम आते हैं हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन में, जो हमारे पास सवाल पूछे गए हैं। न, इसमें से आपको कोई से 4 क्वेश्चन हल करने होते हैं। ठीक है। तो इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन चॉइस में आप छोड़ सकते हैं, और फिर जो है 4 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इस पेपर में जो है वो जो सवालात दिए गए हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अच्छा जी, याद रखें कि हमारे पास जो सवाल पूछा गया है पहले उस सवाल को समझना ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम इसके आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लेन द फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। पहला पार्ट हमारे पास क्या है कि हमने फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। आगे फिर हमारे पास दूसरा पार्ट है हाउ डू दीज फाउंडेशंस, कौन सी फाउंडेशन, फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इन्फ्लुएंस करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट का है, यानी कि हमने 10 नंबर का ये लिखना है और 10 नंबर का ये लिखना है। तो इसलिए हमने 5 नंबर का फिलोसफिकल फाउंडेशन और 5 नंबर का साइकोलॉजिकल फाउंडेशन और 10 नंबर हमने यहाँ पे लिखना है। तो चलें जी, इस सवाल को जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो वो कैसे करेंगे, मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ। कंटेंट तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको यूट्यूब में एक्सेस कर सकते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको हमारे पास कंटेंट अवेलेबल होगा। ठीक है, तमाम। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जो है उसमें 3 से 4 लाइनों में बता देंगे कि फिलोसफिकल और जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होते हैं वो होते क्या हैं। ठीक है। उसके बाद आप फिलोसफिकल फाउंडेशन की हेडिंग देंगे। अब चूंकि मैंने कहा ये 5 नंबर का है, तो आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एक्सिस्टेंशियलिज्म को आप 2 से 3 लाइनों में या 4 से 5 लाइनों में जो है वो आप जो है इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सही है। फिर आते हैं हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन पे आते हैं। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में आप बिहेवियरिज्म को डिस्कस करेंगे, कॉग्निटिविज्म को डिस्कस करेंगे, ह्यूमनिज्म को डिस्कस करेंगे, और हो सकता है आगे अगर आपके पास टाइम होता है तो आप गेस्टाल्ट को भी डिस्कस कर लें। ठीक है।
तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास 36 मिनट्स एवरेज होते हैं एक पेपर, एक सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप जब यहाँ से शुरू करेंगे तो कम से कम आपके 18 मिनट यहाँ तक जो है वो मुकम्मल होने चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। फिर आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जो सवाल हमसे पूछा गया है वो है हमारे पास इन्फ्लुएंस ऑन करिकुलम। ठीक है। कि हमारे पास ये फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम करते हैं कि भाई सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, टीचिंग मेथड, एवेल्युएशन टेक्निक्स, लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस, ये हमारे पास इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पास फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। याद रखें कि आपके पास जो इन्फ्लुएंस ऑन करिकुलम के ये वाला जो हिस्सा है, इसमें आप अपने समझ से, अपने अंडरस्टैंडिंग से कुछ और हेडिंग्स भी दे सकते हैं। लाजमी नहीं है कि ये हेडिंग जो मैंने बताई है और इसके अलावा अगर आपने और लिखी हैं, या अगर वो स्टूडेंट और देख रहे हैं, कल उनका पेपर है, तो वो इससे आइडिया ले सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं। तो लिहाजा कोई चीज़ भी लिख सकते हैं। यानी कि इन्फ्लुएंस क्या करेगा कि फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हमें बताता है कि हम कंटेंट कौन सा पढ़ाएं। ठीक है। टीचिंग मेथड कौन सा सही होगा, कौन सा टीचिंग मेथड इस्तेमाल करें, ऑटोक्रेटिक इस्तेमाल करें, डेमोक्रेटिक इस्तेमाल करें। ठीक है। एवेल्युएशन टेक्निक्स जो है वो कौन सी इस्तेमाल करें, फॉर्मेटिव करें, समेटिव करें, प्लेसमेंट करें, ठीक है, इम्पैक्ट करें, कौन से करें। ठीक है। और फिर लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो कौन से करूं। क्या मैं जिक्सा करूं, क्या मैं फ्लिप्ड क्लासरूम करूं, क्या मैं ब्लेंडेड लर्निंग क्लासरूम अप्रोचेस करूं, कौन सी अप्रोच को मैं यूज़ करूं, ये मैं करूंगा। ठीक है। और लास्ट में आपने कंक्लूजन जो है वो दे देना है। समअप करना है तमाम क्वेश्चन को 5 से 6 मिनट में, 5 से 6 लाइन्स में। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए जी। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा जी, ये सवाल जो पूछा गया है ये है, व्हाट आर द नेचर एंड मॉडल ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पे मॉडल्स आता है, सॉरी। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ करिकुलम प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे देखिए आपसे 4 चीजें पूछी गई हैं। यानी कि आपने हर एक पार्ट का मतलब 5 5 नंबर हो गया। पहला है नेचर, फिर है मॉडल, तो 5 नंबर आपने नेचर को देने हैं, 5 नंबर आपने मॉडल्स ऑफ करिकुलम को देने हैं। फिर आपने जो है, जो प्रोसेस ऑफ करिकुलम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आपने 5 नंबर देने हैं, और एवेल्युएशन ऑफ करिकुलम प्रोग्राम्स को आपने 5 नंबर देने हैं। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपकी आइडेंटिफाई हो गई। चलिए जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन का, और नेचर ऑफ करिकुलम में जो है उसकी जो है वो 3 से 4 लाइन इसकी एडेंडे देंगे। फिर हम बता देंगे कि हमारे पास कितने किस्म के जो है, जो मॉडल्स होते हैं उनकी नेचर क्या होती है। याद रखें कि ये जो मैंने आप लोगों को जो लेक्चर नंबर 2 और 3 जो करिकुलम पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 2 और 3 में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे करिकुलम मॉडल्स हैं उनकी नेचर क्या होती हैं, कि प्रोसेस मॉडल्स हमारे पास कौन से होते हैं, प्रोडक्ट मॉडल्स कौन से होते हैं, और लर्नर सेंटर्ड मॉडल्स कौन से होते हैं। इसको जब आप डिस्कस करेंगे फिर बारी आती है मॉडल्स ऑफ करिकुलम। हमने इन चारों को जो है डिस्कस किया है, और यूट्यूब चैनल में बाकायदा तौर पे इसका जो है वो आप मेरे चैनल में जाके इन चारों को आप देख सकते हैं। टेलर मॉडल क्या है, टाबा मॉडल क्या है, व्हीलर मॉडल क्या है, और डेकर मॉडल क्या है। क्लियर है? फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो सेकंड स्टार्ट में हम कहते हैं कि भाई अब देखें, वो बता रहे हैं कि करिकुलम को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यह है कि अब अभी यहाँ पे आपको ओपन दिया है, ये लाजमी नहीं है कि आप टेलर मॉडल के इसमें स्टेप्स लिखें या डेकर मॉडल के इसके स्टेप्स लिखें। अभी यहाँ पे आपके पास जो है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लिख दें कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, और मैं सीक्वेंस रखता हूँ सिंपल टू कम्प्लेक्स, और इंटीग्रेशन करता हूँ, सबको मिक्स करता हूँ तमाम सब्जेक्ट्स को। ठीक है। एक ही सब्जेक्ट में 3 4 चीज़ें जो है हम पढ़ा लेते हैं। ये हेडिंग्स आप दे सकते हैं। और लास्ट में जो लिखा है, एवेल्युएशन ऑफ करिकुलम प्रोग्राम्स। तो करिकुलम में हमारे पास एवेल्युएशन में फॉर्मेटिव एवेल्युएशन और समेटिव एवेल्युएशन है। एक ये ड्यूरिंग द जो है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, और एक एट द एंड ऑफ करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे, और कंक्लूजन इनका समअप कर देंगे 5 से 6 लाइनों में। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? बड़े आसान से जो है वो बहुत ही आसान सा पेपर जो है वो एग्जामिनर ने बनाया है, यकीन माने। हलवा है, हलवा आप लोगों के लिए। अच्छा जी। अब हम आते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है डिस्कस द इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्ट ऑफ गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम्स इन स्कूल। ठीक है। और आगे पूछा गया है, व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज एंड गाइडेंस। ठीक है। अब ये सवाल पूछा गया है, और इस पे हमारे पास जो है वो डिटेल में मैंने ये करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज को तो डिटेल में यूट्यूब में लेक्चर भी इसमें जो है मैंने काफ़ी डिटेल में दिया गया है।
अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास। सबसे पहले अब इस सवाल को जब आप लिखेंगे तो आपने सवाल को समझ लिया, ठीक है। तो आप जो है इंट्रोडक्शन लिख दिया, लिहाजा ये इंट्रोडक्शन कौन सा इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन कंडक्ट ऑफ गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। तो आपने लिख दिया था इसमें स्कूल की, इसमें क्या ज़रूरत है, स्कूल में गाइडेंस और काउंसलिंग के प्रोग्राम क्यों होने चाहिए, क्या हो इसके फ़ायदे हैं, ये आप लिख देंगे। और फिर आप देंगे कि ये स्टूडेंट की डेवलपमेंट करते हैं। गाइडेंस में हम मुख्तलिफ इनके, चाहे वोकेशनल गाइडेंस हो, पर्सनल गाइडेंस हो, हेल्थ गाइडेंस हो, इनकी जो है हेल्प दी जाती है। और अगर काउंसलिंग के हवाले से आप लिखेंगे, फिर आप कहेंगे कि बच्चों को स्ट्रेस जो है उससे फ्री करने के लिए जो है काउंसलर अच्छी मेहनत करते हैं, बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बच्चों के जो है मुख्तलिफ जो क्राइसिस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, वो करते हैं, ये आप चीज़ में लिख देंगे। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। अब कैसे उसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप ये लिख देंगे कि भाई गाइडेंस में हमारे पास एजुकेशनल सर्विसेज होंगी, जिसमें स्टूडेंट को एजुकेशनल सर्विसेज के हवाले से जो है गाइड किया जाएगा। वोकेशनल गाइडेंस की सर्विसेज से किया जाएगा कि भाई आपके जो फ्यूचर में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, किस जगह पे आप जा सकते हैं, कौन सा प्रोफेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पर्सनल गाइडेंस के हवाले से आप उसको बता सकते हैं कि भाई आप के अगर कोई हेल्प है या कोई मुश्किलात है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे वो फ्रेंड्स के रिलेटेड हो, चाहे सोसाइटी के रिलेटेड हो, वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब हम इसका तीसरे पार्ट पे आते हैं, कंडक्ट ऑफ गाइडेंस, ठीक है। अच्छा जी, ये इस पेपर में बेसिकली तौर पे 5 चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पेपर जो है काफी लेंथी बन जाता है। अब देखें, इंट्रोडक्शन एक चीज, ऑर्गेनाइजेशन दूसरी चीज, तीसरी कंडक्ट ऑफ गाइडेंस, तीन। इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्ट, 3 चीज हो गई। अब आते हैं, करंट ट्रेंड्स भी पूछ रहा है और इश्यूज भी पूछ रहा है। तो आप जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब आप देखते हैं, अगर आपको बाकी सवालात आते हैं तो इस तरह क्वेश्चन को फिर आप स्किप कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपने कंटेंट लिखना होगा और वो जो है पेपर लेंथी हो जाता है आपका। मतलब इस तरह से जो पेपर है वो आपका फिर 36 मिनट में कवर नहीं होता, जो आप एवरेज लगाते हैं ना कि 36 से 38 मिनट होते हैं आपके पास पर सवाल में, तो वो आपका ये नहीं होगा, ठीक है। तो फिर कोशिश किया करें, अगर इस तरह सवाल है उसमें 5 चीजें पूछी गई हैं तो फिर उसको स्किप कर दें अगर आपको आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। वो बता रहा है कि करंट ट्रेंड्स और इश्यूज कौन से हैं गाइडेंस प्रोग्राम में, ठीक है। तो हमने करंट ट्रेंड्स का इश्यूज जो है वो भी हमने डिस्कस किया है और जो हमारे चैनल में अवेलेबल है उसमें देखते हैं। करंट ट्रेंड्स क्या है कि साइंटिफिक बेस्ड गाइडेंस बच्चों को मिलनी चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड काउंसलिंग स्टूडेंट की करनी चाहिए, ताकि जो है हर हवाले से जो है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा जाए। ये तो हो गया करंट ट्रेंड कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। इश्यूज पे आते हैं, तो क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़े कम हेडिंग्स देंगे, ठीक है। अच्छा, आप ये कहेंगे कि भाई लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ है जो है, जो अच्छे गाइडेंस या काउंसलिंग जो करवाते हैं वो इतने ट्रेंड नहीं होते, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, काउंसलर के पास कमरा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते, तो टेस्ट करने के लिए उसके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ऑपरेटर्स अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा कल्चरल और सोशल बैरियर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो काउंसलिंग और गाइडेंस की प्रोग्राम जो है वो सही नहीं होती, ठीक है। और फिर आखिर में आप इसको समअप कर देंगे। इस तरह जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। दोबारा याद रखें कि अगर आपके पास पेपर आता है और आप सवाल को देखते हैं कि इसमें 5 चीज़ें मांगी गई हैं, तो स्किप करें अगर आपको आता है, अगर नहीं आता फिर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, तो एक मिनट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को हमने डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास देखें, यहाँ पे भी आपसे 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के मुकाबले में फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं तो फिर ये आपके लिए जो है वो मौजूद रहता है। अच्छा जी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग क्लासरूम टेस्ट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स एंड हाउ कैन इंस्ट्रक्शन बी इम्प्रूव थ्रू टेस्टिंग। अब यहाँ पे देखें, आपसे 3 एरियाज पूछे गए हैं। हमारे पास पहला है हमारे पास एरिया के टेस्ट की जो कंस्ट्रक्शन है क्लासरूम टेस्ट की वो कौन सी है, वो आप देखेंगे। सेकंड पोर्शन इसका है हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन से होंगे। और तीसरा पोर्शन पूछा गया है कि आप जो है वो हाउ कैन इंस्ट्रक्शन बी इम्प्रूव थ्रू टेस्टिंग, ठीक है, ये पूछा गया है। तो चलें जी, अब देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें हम 4 से 5 लाइन में जो है सवाल का जो है वो एक बैकग्राउंड बनाएंगे, ये हम स्टार्ट कर देंगे।
उसके बाद हम आते हैं कि भाई हम टेस्ट को जो कंडक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो मैं टेस्ट लेना चाह रहा हूँ वो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। ठीक है, कि आया वो कॉग्निटिव डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं, इफेक्टिव से रखते हैं, या साइकोमोटर से रखते हैं, अगर इन तीनों में से है तो वो किस लेवल को अचीव कर रहा है, ये चीज़ें जो है हम देखेंगे। उसके बाद हम जो है टेस्ट के जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देखेंगे। ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और ब्लूप्रिंट का जो मैंने जो है एक अलग से लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, उसको आप लाजमी देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के जो सवालात मॉर्निंग में थे वो इवनिंग में भी आए हैं, एक दो सवाल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक सवाल आ गए तो कल को नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप ये देख लें, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का एक अलग लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो भी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा होगा, ताकि तमाम जो लेसन्स हैं या टॉपिक्स है उसको जो है इक्वल प्रोपोर्शन मिले। फिर आप देखेंगे या फिर आप ये बताएंगे कि जो है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी हम चेक करेंगे टेस्ट की। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब यहाँ पे बड़ा ओपन है, सही है। अब वहाँ पे लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय पर्पस बताएं, बाय टेस्ट ऑफ टेस्ट बाय टाइम बताएं। ठीक है, ये नहीं पूछा गया, बड़ा ओपन है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा कि थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, 3 से 4 टेस्ट का आप लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, सही है। चलिए जी, अब हम चलते हैं इंप्रूविंग इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। अच्छा, ये याद रखें कि यहाँ पे अगर मैंने 3 डाले हैं तो आप इसको 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का फिर ये स्टाइल होता है, थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि यहाँ पे मैंने 3 दिए हैं, आप 2 और उसमें टेस्ट डाल दें, एप्टीट्यूड टेस्ट डाल दें, इंटेलिजेंस टेस्ट डाल दें। ठीक है, वो चीज़ आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कि जो है हाउ कैन इंस्ट्रक्शन भी इम्प्रूव थ्रू टेस्टिंग। अब ये वाला पार्ट रहता है, तो इसके लिए आप हेडिंग्स देंगे, इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन। आप लिखेंगे कि भाई स्टूडेंट्स के लिए फीडबैक होना ज़रूरी है। ठीक है, आइडेंटिफाई वीकनेसेस, सही है। और उसी के मुताबिक जो है टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट करना होगा, ताकि स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो। क्लियर है। और लास्ट में आपने इन पूरे जो सवाल है उसको आपने 5 से 6 लाइनों में कंक्लूड कर देना है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जो है आप कैसे जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स, टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। ठीक है, तो आपसे कंसेप्ट पूछा गया है, टाइप्स पूछा गया है, और प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन पूछी गई है। आगे बता रहा है डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न सुपरविजन। ठीक है, तो चलें जी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप आते हैं इसके कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट देखते हैं, तो उसके मेजर फंक्शंस आप लिख दें। जैसे मैंने पोस्ट कोप लिखा है और मैंने POLC लिखा है। आप एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं तो इसमें मिसाल के तौर पे P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। ये आप इसके फंक्शंस लिखते हैं। या फिर आप कहते हैं कि ये ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और टाइम नहीं होगा, तो आप फिर ये लिख देंगे प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, L फॉर लीडिंग, C फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट, उसके फंक्शन। सुपरविजन फिर क्या काम करता है। आप लिख सकते हैं कि सुपरविजन इन एजुकेशन कंटेक्स्ट में टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, सुपरविजन करता है, फीडबैक देता है, हेल्प करता है, ये चीज़ करता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सुपरविजन में। याद रखें यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो है वो साइड पे जो है शायद वो मिस हो गई है। टाइप्स ऑफ सुपरविजन में आप लिखेंगे करेक्टिव सुपरविजन, प्रिवेंटिव सुपरविजन एंड क्रिएटिव सुपरविजन। टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आप लिखेंगे कि आपके पास ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सुपरविजन में हो गया करेक्टिव, प्रिवेंटिव, क्रिएटिव। और टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपका हो जाएगा कि भाई डेमोक्रेटिक लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हो जाता है। इस तरह आपका ये जो है पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो याद रखें, इसमें आपसे जो है ज्यादा चीजें पूछी गई हैं। ये 20 नंबर का सवाल तो है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सुपरविजन। कि आजकल मॉडर्न सुपरविजन क्या है, इसका मैं सबसे पहले आपको आसान बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सुपरविजन जो है, पहले ट्रेडिशनल सुपरविजन होती थी। ट्रेडिशनल सुपरविजन ये होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डालें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं, जितना आप सख्ती से इनसे निपटेंगे जो है वो टीचर्स या फिर जो आपके वर्कर्स है वो ज़्यादा काम करेंगे। वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी। मॉडर्न अप्रोच हमारे पास बिल्कुल उसके 180 डिग्री बिल्कुल जो है वो अलग है।
अच्छा जी। तो डेमोक्रेटिक जो है वो है कि मॉडर्न सुपरविजन होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए, आप जो है अपने जो टीचर्स की हेल्प करें, ठीक है, जमहूरी अंदाज में चलें, कंटिन्यूस फीडबैक दें, ये नहीं है कि एक दिन आपने उसको सिखा दिया, एक दिन फीडबैक दे दिया, हर रोज़ जाए, एक हफ्ते में जाए, महीने में जाए, इस तरह करें। और जो है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें ताकि वो इम्प्रूव हो जाए और वो फिर अगली दफ़ा जो है वो गलतियाँ ना करें, ठीक है। इस तरह आप जो है कंक्लूड कर देंगे और इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल हो जाएगा। क्लियर है? चलें जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें आपके पास एग्जामिनर ने जो है वो बड़ा जो है वो आपको आसानी कर दी है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि भाई व्हाट आर मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, ये बताएं। आगे वो बता रहा है डिस्कस एनी फोर स्ट्रेटेजीज। अगर वो लिखता कि डिस्कस मॉडर्न टीचिंग स्ट्रेटेजीज तो फिर आपके लिए मुश्किल होता कि सर मैं 5 लिखूं, 6 लिखूं, 7 लिखूं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है वो बता दिया गया है पेयर टीचिंग, रोल प्लेइंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ये बताएं। और आगे आपको एक और भी जो है वो गाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपको ये सवाल जो है बड़ा अच्छा अंदाज में लिखा गया है। आगे वो बता रहा है कि इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन लिखे, यानी कि आपको वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि आपने इसके करेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखने, आपने इसके एग्जाम्पल्स नहीं देनी, ठीक है। आपने इसकी जो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यही चीज़ जो ने मिसाल के तौर पे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या दूसरी चीज़ होती हैं उस पे, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, वो चीज़ नहीं पूछी गई है, ठीक है। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाहिर है ये सवाल जो पूछा गया है, व्हाट आर द मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, ये सवाल पूछा गया है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे और फिर मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को कहेंगे कि आपके पास मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज होती हैं कि जिसमें स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे की मदद करते हैं, जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, टीचर के साथ मिलकर काम होते हैं, और टीचर जो है वो मॉडर्न इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज में बिल्कुल फैसिलिटेटर होता है, गाइड करता है, ना कि अथॉरिटी फिगर होता है, ठीक है। तो ये जब आपने इसको डिफाइन कर लिया, फिर आप आते हैं अपने फर्स्ट टीचिंग मेथड में, पीयर टीचिंग लिखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके एडवांटेजेस बुलेट्स में आप लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पूछा जा रहा है ना, तो इसलिए आप इसको हेडिंग्स में नहीं लिख सकते, ज़्यादा होगा। अगर किसी के पास टाइम है तो वो लिख सकता है, मैनेज कर सकता है, तो वो ठीक है। तो एडवांटेजेस लिखेगा और लिमिटेशंस लिखेगा। इसी तरह फिर दोबारा रोल प्लेइंग जो आपने सिलेक्ट कर लिया, यही चारों हेडिंग्स आपने दोबारा उसकी भी लिखनी है। उसको आपने डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेनेशन थोड़ी डाल दी, और एडवांटेजेस बुलेट्स में लिख दिए 5-6, और लिमिटेशंस आपने 5-6 लिख दिए। फिर आप आएंगे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में, इधर भी उसी तरह आप उसको डिफाइन करेंगे होता क्या है, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे। 5-6 बुलेट्स में है जो है एडवांटेजेस, और 5-6 जो है लिमिटेशंस आप लिखेंगे, ठीक है। फिर स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन में आते हैं, उसमें जो है डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन, एडवांटेजेस और लिमिटेशन। याद रखें किसी स्टूडेंट के लिमिटेशन जो आपके डिसएडवांटेजेस हैं वो बेसिकली तौर पे यही हैं, ठीक है। तो कुछ पेपर में आपसे पूछा जाता है डीमेरिट्स लिखें, कुछ पे लिखा होता है डिसएडवांटेजेस लिखें, कुछ पे लिखा होता है लिमिटेशन लिखें, ठीक है। तो वो तीनों आपके पास हैं, ठीक है। और लास्ट में आप उसको कंक्लूड कर देंगे इन पूरे सवाल को कि मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और जो है स्टूडेंट और टीचर जो है कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, और इन टीचिंग स्ट्रेटजीज में क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह आप 5 से 6 लाइन में इसको कंक्लूड कर देंगे, और इस तरह आपका ये जो लेक्चरर एजुकेशन का पेपर है ये यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने इस तरह जो है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो इस पेपर के या जो दूसरे हमारे पास मुख्तलिफ जो थ्योरीज हैं, अभी जो इवनिंग का पेपर है उसमें जो है गेजल एंड गोबा की जो है थ्योरी पूछी गई है, ग्रुप अचीवमेंट की थ्योरी पूछी गई है, तो वो तमाम डियर स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, जाएं उस पर देखें। आपके पास टाइम कम है, देखें, समझें, और फिर जो है अपना पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये तो था हमारा आज का जो पेपर इसके हवाले से। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपकी मेहनत को कामयाब करें, हमारी आप दुआएं आपके साथ हैं। तो जीतेगा वही जो घबराएगा नहीं, ठीक है। तो आज का हमारे पास लेक्चर ये था। तो हमारा एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली इस तरह अच्छे वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू, आज के लिए आप इतना ही। अल्लाह हाफिज़।